ड्यूरिंग रिलेशनशिप लिव इन की आप बात कर रहे थे, और उसमें अगर लड़की कंसीव करती है, एक्चुअली बच्चा फॉल करेगा एक इलेजिटिमेट कैटेगरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो लीगली एक वेडिड जो आप उनकी मैरिज हुई उस वेडलॉक से नहीं बच्चा पैदा हुआ। उसका राइट बनता है कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में भी अधिकार रहेगा उसका, प्लस इन फ्यूचर कोई भी मेंटेनेंस का अगर क्लेम वो चाहे बच्चे के लिए, तो बच्चा क्लेम अपने पेरेंट्स फादर से कर सकता है। नमस्कार। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं रॉबिन त्यागी जी, जो कि पेशे से एक वकील हैं और दिल्ली एनसीआर में हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक सभी कोर्ट्स में इनकी प्रैक्टिसेस हैं। आइए स्वागत करते हैं रॉबिन जी का। रॉबिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। रॉबिन जी, आपसे एक तो पहले जानकारी लेनी है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि सिविल सूट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रिमिनल सूट है। सिविल सूट और क्रिमिनल सूट में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है? सिविल सूट और क्रिमिनल सूट दो कैटेगरी की मुझसे बात करी कि सिविल सूट क्या है और क्रिमिनल सूट क्या है। बेसिकली सिविल नेचर और क्रिमिनल नेचर दो कैटेगरी हैं हमारे लॉ के अंदर। सिविल कैटेगरी क्या है कि जो भी हमारे डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज रहते हैं, ओके, और कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि ना तो वो सिविल में काउंट होते हैं ना वो क्रिमिनल में काउंट होते हैं, जिनको सिविल कम क्रिमिनल कैटेगरी में हम उनको फॉल करते हैं। ठीक है। अब जैसे लीजिए कि जो जितनी प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस हैं वो सारे एक्चुअल सिविल सूट की कैटेगरी में फॉल होते हैं, जिनको हम सिविल सूट, जैसे कोई आपका पार्टीशन का केस है, आपस में बंटवारे का केस है, या आपने किसी को टेनेंट को रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दी है, वो एविक्शन का केस फाइल करना है, एविक्शन सूट है, और कोई रिकवरी का कोई आपका मैटर है, आपको किसी से पैसे लेने हैं, तो वो सिविल सूट की कैटेगरी में सब लोग ये काउंट होते हैं। जो आपकी बात से समझ आया वो ये है कि जिसमें डिस्प्यूट है वो सिविल है, जिसमें अपराध है वो क्रिमिनल है। यस, क्रिमिनल जो भी केसेस हैं, जो केसेस अगेंस्ट द स्टेट हैं, जैसे कि अब एक चोरी को आप लीजिए, थेफ्ट है। अब जो थेफ्ट हुआ वो अगेंस्ट दी पब्लिक हुआ, जिसके लिए कंप्लेंट हुई। कंप्लेंट क्या होगी? आपने 100 नंबर कॉल की, या आप जैसे 112 पे आप कॉल करते हैं, पुलिस आई, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, तो वो क्रिमिनल केस की कैटेगरी में चला गया। वो सूट नहीं होगा, उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, जो भी इसको ऑफेंडर होगा उसको पुलिस अरेस्ट करेगी, आगे वो प्रोसीडिंग फिर जो भी चलती है कोर्ट की वो चलेंगी आगे। ठीक है। कुछ केस जो होते हैं वो एक दूसरे पे लिटिगेशन एलिगेशन लगा के किए जाते हैं, इसमें क्रिमिनल भी होते हैं और सिविल भी होते हैं। ये पीआईएल क्या होती है? पीआईएल बेसिकली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जो कि एक पब्लिक एट लार्ज के लिए एक इंटरेस्ट को देखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए हम उस इंटरेस्ट को जागरूक करते हैं पब्लिक के सामने, और उसको लेके हम कोर्ट के सामने पहुंचते हैं। तो पीआईएल वकील डाल सकता है या बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल भी डाल सकता है, थ्रू एन एडवोकेट भी आप इसको फाइल कर सकते हैं। जो पब्लिक एट लार्ज का जो मैटर होगा वो पीआईएल कैटेगरी में आता है। जो एक काफ़ी ग्रुप्स ऑफ पीपल का एक सपोज एक मैटर है, तो हम उसको एक पीएल की कैटेगरी में लेके जाते हैं कि भाई काफ़ी लोगों का मैटर, तो वो एक इंटरेस्ट पब्लिक का हो गया, जिसमें किसी इंडिविजुअल की शिकायत नहीं है, लेकिन लोग चाहते हैं कि ऐसा केस किया जाए, तो उसमें सभी की कंसेंट होती है, तो वो एक पर्टिकुलर एक आदमी के द्वारा भी आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, प्रॉपर्टी की बातें हम करते हैं जी, क्योंकि आजकल हमारी जो ऑडियंस हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे परिवार है, उसमें से बहुत सारे लोग एक्चुअल में प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। बेटी का अधिकार पैतृक संपत्ति पे कितना है? देखिए, बेटी के अधिकार की आप बात करें, अब जो सिनेरियो चल रहा है एज पर दी लॉ, बेटी का बराबर अधिकार है जितना अधिकार बेटे का प्रॉपर्टी के अंदर है, चाहे वो प्रॉपर्टी उसके फादर की है, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी उसकी मदर की है, ठीक है। जो अधिकार बेटे का रहेगा वो अधिकार बेटी का रहेगा। मैं बात कर रहा हूं पैतृक संपत्ति की, यानी कि दादा लाई प्रॉपर्टी की। उसको अगर पिता सिर्फ पुत्र को देना चाहता है, तो क्या बेटी उसके खिलाफ बात कर सकती है? अपने अधिकार की मांग कोर्ट के द्वारा कर सकती है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अगर फादर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। नहीं, ये बात समझ नहीं आई। प्रॉपर्टी जो है वो दादा की है, ठीक है जी। पिता ने अपने पुत्रों को दे दी, पुत्री को नहीं दी, बेटी को उनमें से कोई हिस्सा नहीं देना चाहते। हालांकि वो संपत्ति पिता की कमाई नहीं है, वो दादा की है। तो क्या बेटी उस पर अपना अधिकार जता सकती है, मांग सकती है? जी, बता देता हूँ। देखिए, ड्यूरिंग लाइफ टाइम तो बेटी का कोई राइट नहीं है। कौन सी लाइफ टाइम? अपने जीते जी, जब फादर उनके लाइव हैं, प्रॉपर्टी दादा की है, दादा अगर एक्सपायर हो चुके हैं, दादा के एक्सपायर होने के बाद उनके जो भी लीगल एड्स होंगे वो प्रॉपर्टी पहले उनको डिवोल्व होगी। ठीक है। सपोज कीजिए दादाजी के 2 बेटे हैं, बेटी हैं, तो वो प्रॉपर्टी
2 बेटे हैं तो दोनों में हाफ ऑफ द शेयर जाएगा। ठीक है। अगर कोई बेटी भी है तो वो शेयर उस बेटी को भी इक्वली मिलेगा। ठीक है। तो पहला जो राइट है वो प्रॉपर्टी जाएगी उन बच्चों के पास। ठीक है। ड्यूरिंग लाइफ टाइम अगर इन केस किसी भी आगे फादर की डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी का शेयर बेटी को जाएगा, अदरवाइज वो शेयर वहीं तक फादर के पास रहेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा घुमाते हैं इसको। पिता ने अपने पुत्र के नाम कर दी जो कि दादा की प्रॉपर्टी थी, पुत्र ने उसको लीगली अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया, तो भी क्या वो पिता की मृत्यु के बाद उस पर क्लेम कर सकती है? नहीं कर सकती। देखिए अब बात आती है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। हाँ जी। अगर प्रॉपर्टी दादा की है तो दादा की प्रॉपर्टी का जो राइट बनेगा वो दादा के बच्चों को बनेगा। दादा के बच्चे हो गए इस बेटी के फादर। ठीक है। और या चाचा या कोई बुआ। ड्यूरिंग लाइफ टाइम अगर फादर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करते हैं बेटे के हक में, विल करते हैं या गिफ्ट करते हैं या एक्चुअल में उसकी सेल डीड कर देते हैं, तो बेटा उसका एक्चुअल मालिक बन गया, उसमें फिर बेटी का कोई राइट नहीं है। ठीक है, एक्चुअल मालिक बनने के बाद क्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है। शी कैन चैलेंज दी सेम, बट उसको कोई वहां से रिलीफ नहीं मिलने वाला। रिलीफ नहीं मिलेगा, कानून में ऐसी कोई वो नहीं है, ऐसे कोई रिलीफ क्योंकि उन्होंने अपनी एज अ ओन प्रॉपर्टी को आगे सेल आउट किया। चलिए ठीक है, आपने कह दिया कि अगर वो उसके नाम से ट्रांसफर हो गई है तो उस प्रॉपर्टी का कुछ नहीं हो सकता जी। भले उसमें उसके पिता दादा मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं नहीं, लेकिन उसका अधिकार नहीं है क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी हो चुकी है, उसने अपने नाम कर ली है। इसको उल्टा करते हैं, मान लीजिए कि बेटी के नाम कर दिए, तो क्या बेटा सेम कंडीशन में कर सकता है? देखिए सेम वाइस वर्सा है, जैसा बेटे के साथ है वैसा बेटी के साथ है। ओके। अगर फादर अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी जो कि उसको अपने फादर से आई वो अपने बेटे को दे देता तो उसके बाद बेटी का कोई राइट नहीं। ऐसे ही बेटी के साथ है, अगर जीते जी फादर अपनी प्रॉपर्टी बेटी को गिफ्ट करे या बेटी के फेवर में सेल डीड करे, इनफैक्ट अगर गिव विल करते हैं तो विल तो ऑब्वियसली उनके डेथ के बाद इफेक्ट में आएगी। ठीक है। तो जीते जी अगर वो गिफ्ट डीड करते हैं या सेल डीड करते हैं तो उसमें बेटे का कोई राइट नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि माता पिता ने मृत्यु से पहले विल कर दी जी। अब उस विल को बच्चे नहीं मान रहे कि हम इस विल को नहीं मानते, ऐसा क्या प्रोसीजर है कि वो विल पक्की हो जाए ताकि उसको मानने के लिए बच्चे बाध्य हो जाए कि पिता ने ये विल कर रखी है, भले वो किसी के फेवर में हो जी। वो उसका क्या तरीका है, उसको क्या? देखिए विल सबसे पहले एक वो डॉक्यूमेंट है जो कि एक साइलेंटली जो एक एग्जीक्यूटेंट है जो करने वाला है उसको, जो टेस्टेटर जिसको बोलते हैं, वो उसकी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं होती। ठीक है। जिसके फेवर में वो विल होने जा रही है, उस विल को सर्टिफाइड करने के लिए 2 विटनेसेस उसके अंदर मैंडेटरी हैं अगर हम एक रजिस्टर्ड विल की बात करते हैं। इनफैक्ट अगर हम अनरजिस्टर्ड विल की बात भी करते हैं तो विटनेस तो रिक्वायर्ड है ही है। ठीक है। उस विल को सर्टिफाई करने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने बना या रजिस्टर्ड हुआ। अब आती है जी विल की ऑथेंटिसिटी की बात। रजिस्टर्ड विल जो है एक कंसर्न एरिया के आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके जो जिस विल को करना चाहते हैं जिस प्रॉपर्टी से बाबत वो जाके वहाँ कर सकते हैं, 2 विटनेस के साथ जाके कर सकते हैं। जिसके फेवर में विल आई वो विल कम इन टू फोर्स कब आएगी, वो उस विल का की जो वैल्यू है वो कब पता लगेगी, आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। ठीक है। ठीक है जी। अब बात आती है, आपका सवाल ये कि जिसको चैलेंज आगे कोई करे तो कैसे कर सकता है। अब विल अगर नोटराइज है, विल किसी भी पहलू में बन सकती है, वो नोटरी भी हो सकती है, वो विदाउट नोटराइज भी हो सकती है, ब्लैंक पेपर पे भी हो सकती है, वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि जो उस विल के ऊपर जो विटनेसेस हैं वो विटनेसेस आके बिफोर कोर्ट अपना जो भी डिपोजिशन देते हैं उन डिपोजिशन के ऊपर ही वो पूरी की पूरी विल स्टैंड करती है, चाहे वो रजिस्टर्ड विल है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड विल है, चाहे वो नोटराइज विल है। मतलब अगर रजिस्टर्ड विल भी है, रजिस्टर्ड बिल भी चैलेंज हो सकती है इन द आइज ऑफ लॉ बिकॉज इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट्स अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। वो अब कोर्ट ने ये देखना है कि इसकी ऑथेंटिसिटी है तो जेन्युइन, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड हुई है, क्योंकि विल ने उसको जो भी उसके विटनेसेस है उन्होंने उसको सेटिस्फाई किया है। ठीक है। बट सवाल ये है कि अगर सामने कोई इसको चैलेंज करना चाह रहा है उसको राइट है उसको चैलेंज करने का। ओके, क्वेश्चन इससे एक और पेचीदा क्वेश्चन इसके अंदर से घुमा के लाते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है, मैं ये मानता हूँ मेरे पिता ने ये विल की है, मैं इस बात को मानता हूँ जी, लेकिन ये विल नोटरी की है, रजिस्टर्ड नहीं है जी, लेकिन मैं इस विल से राजी नहीं हूँ, मान रहा हूँ कि पिताजी ने की है लेकिन मैं राजी नहीं हूँ, तो क्या चैलेंज किया जा सकता है? नहीं, उन अपने फादर के जीते जी मरने के बाद जाने के बाद विल जिसके फेवर में है, ऑब्वियसली जिसके अगेंस्ट होगी या जिसको कुछ नहीं मिल रहा होगा तो चैलेंज तो जरूर करेगा। मेरा आपका फिर वही जवाब है कि उस विल के ऊपर जो भी विटनेसेस रहेंगे उन विटनेसेस का खास रोल रहेगा। विल मैंने आपको बताया वो नोटराइज हो, इवन वो नोटराइज ना भी हो, अगर ब्लैंक पेपर पे भी लिख के विल बन के चली गई है और वो उसमें ये डिस्क्लोज कर दिया है कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इनको XYZ किसी को दे दी जाए और वो 2 विटनेसेस के सामने या 1 विटनेस के सामने वो बनी है, तो उस विटनेसेस का सबसे बड़ा रोल रहेगा उस विल को
जेन्युइनली शो करने के लिए, साबित करने के लिए। तो आपकी सलाह ये है कि यदि ऐसी विल के द्वारा यदि कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उसे जल्द से जल्द अपने नाम ट्रांसफर करवा लेना चाहिए। देखिए, दिल्ली के अगर सिनेरियो की बात करें, अगर रजिस्टर्ड विल है तो दिल्ली में रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर कराएं, बट जहां थोड़ा डिस्प्यूट नजर आता है तो फिर उसके लिए आपको लीगली कोर्ट में जाना पड़ेगा। रोबिन जी, एक बात बताइए, एंसेस्टर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? दादा लाई प्रॉपर्टी यानी कि क्या, कौन सी प्रॉपर्टी को दादा लाई प्रॉपर्टी कह देते हैं? देखिए जी, दादा लाई प्रॉपर्टी जो है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, मेरे ग्रैंडफादर, सपोज कीजिए मेरे ग्रैंडफादर के फादर की जो प्रॉपर्टी है जी, उस प्रॉपर्टी को हम एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है। मेरे दादा ने अपने पिताजी से जो प्रॉपर्टी हासिल की है वो प्रॉपर्टी जो है वो ancestor property। एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है। उस पर पड़पोती का जी। कितना अधिकार है? देखिए, पड़पोती का अधिकार ऐसा तो कोई नहीं है, बट अगर वो चाहे तो वो थ्रू कोर्ट एक डिक्लेरेशन का केस डाल के अपने आप को ये कह सकती है कि मुझे भी इस प्रॉपर्टी का लीगल हायर बनाया जाए और ले सकती है, दोनों में फर्क हुआ। बनाया जाए, बट अल्टीमेटली कोर्ट उस चीज को ग्रांट नहीं करेगी क्योंकि उसका राइट नहीं बनता। उसका राइट क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो लड़की है। और इसी जगह अगर पोता होता तो, पड़पोता होता तो होता तो पड़पोते का भी राइट नहीं बनता। आप उधर ठीक है, लड़की हो चाहे लड़का हो, राइट नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता। इसमें मतलब जेंडर कोई मैटर नहीं करता, अधिकार नहीं बनता। वो इस प्रॉपर्टी को डिस्प्यूटेड करने के लिए या उनके मन में ये अप्रीहेंशन हो कि भाई मेरे पिताजी या मेरे बाबा, मेरे ग्रैंडफादर इस प्रॉपर्टी को कहीं डिस्पोज ऑफ ना कर दें, तो वो थोड़ा बहुत तंग करने के लिए इस प्रॉपर्टी के लिए कोई इंजंक्शन सूट फाइल कर सकती हैं कि मैं स्टे ले लूं जाकर, या अपने को एक ये डिक्लेरेशन सूट डाल के ये कह सकती हैं कि भाई मुझे इसका स्वामित्व भी घोषित किया जाए या मेरे को भी इसका लीगल हायर बनाया जाए। बट उनका इसमें कोई उनको लीगली कोई रिलीफ कोर्ट से नहीं मिलने वाला अल्टीमेटली। ठीक है। वो प्रॉपर्टी जिसे हम एंसेस्टर प्रॉपर्टी 4th जनरेशन वाली, जैसे कि आपने बताया, वो अगर मान लीजिए कि मेरे पिता या मेरे दादा के नाम हो गई है, तब आपके पिता के नाम हो गई है तो फिर आपके फादर उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ओनर बन चुके हैं। फिर आपके पिताजी को राइट है कि वो प्रॉपर्टी किसी को भी आगे ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस। वो उस प्रॉपर्टी को सेल करें, वो उस प्रॉपर्टी को आगे गिफ्ट करें, उस प्रॉपर्टी की वो विल करें, उसमें किसी का कोई राइट नहीं है। आफ्टर हिज डेथ, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो भी लीगल हायर होंगे वो बराबर के मालिक रहेंगे। ठीक है। मान लीजिए मेरे पिताजी ने एक मकान बनाया जी, मैं बड़ा हूँ, कमा रहा हूँ, मेरे पिताजी ने मुझसे भी कुछ पैसे लिए जी, उस मकान को बनाने में इन्वेस्ट किए, तो क्या मैं उसका अधिकारी बन जाता हूँ मकान का? जी नहीं, आपने अपने फादर की हेल्प करी, बट अल्टीमेटली जो फादर हैं वो उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आप ये कह सकते हैं कि वेलफेयर के लिए प्रॉपर्टी बनाई गई थी, बट उसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। उसको साबित करना मुश्किल है, बड़ा मतलब मुश्किल इस है। ग्राउंड पे केस नहीं डाला जा सकता। डाल सकते हैं आप, उस पर खाली हिंड्रेंस पैदा कर सकते हैं, बट आपको रिलीफ कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि एक्चुअल जो मालिक है वो आपके बाबा जी हैं, पिताजी हैं। ठीक है, ठीक है। तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो दादा से नहीं परदादा से, ठीक है, ग्रैंडफादर के फादर से जो प्रॉपर्टी आ रही है, दैट कम्स अंडर द एंसेस्ट्रल वन। और कोई भी उस पर तब क्लेम कर सकता है अगर उसको किसी के नाम से ट्रांसफर ना किया गया हो अभी। यस, ठीक है, ठीक है, ठीक, बात समझ आ गई। आजकल कुछ लोग लव मैरिज करते हैं जी, और ऐसे ही उठ के जाके RSY मंदिर में उन्होंने शादी कर ली जी। लव मैरिज की एक्चुअल डेफिनेशन कानूनी तौर पे क्या है? देखिए, लव मैरिज, एक वर्ड लव जो यूज़ हो गया वो ये हो गया कि दो जेंडर, मेल और फीमेल, बॉय एंड गर्ल, एक रिलेशनशिप में आए, आपस में एक उनकी इंटीमेसी हुई और उसने उस रिलेशनशिप को कन्वर्ट कर दिया मैरिज के अंदर, जिसको आप कहेंगे लव मैरिज। मेजर कैटेगरी के अंदर जो शादी करेगा वो एक लीगली शादी मानी जाएगी। अनमैरिड कपल्स अगर इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं या आजकल देखा जा रहा है हो भी जाती है, वो एक लीगली मैरिज नहीं होती। ठीक है। लव मैरिज को मैरिज की स्टेटस देने के लिए जी, क्या उसको रजिस्टर कराना जरूरी है? देखिए, प्रीवियसली तो ऐसा नहीं होता था, लोगों को जानकारी भी नहीं होती थी, बट आफ्टर 2013 ये एक प्रोविज़न आया था कि भाई जो भी शादियाँ अब एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट या किसी भी और प्रोविज़न में हो रही हैं, तो वो एक मैंडेटरी वाला प्रोविज़न था कि आपको ये शादी रजिस्टर्ड करानी है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपको ये रजिस्टर्ड करानी मैंडेटरी है। मैंडेटरी। अगर कोई नहीं करवाता है तो उसको किस किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं?
समस्या की अगर बात करें तो सपोज कीजिए कि अगर वो मैरिड कपल कहीं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाहता है या कहीं आउट ऑफ कंट्री सेटल होना चाहता है, उस सिचुएशन में उस मैरिड कपल को अपनी उस ऑथेंटिसिटी को दिखाना पड़ेगा कि दैट वी आर द मैरिड वन। उसके लिए उनको अपनी शादी रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू वहाँ से उनको एक मैरिज सर्टिफिकेट इशू होगा, जिसके लिए एक फॉर्मेलिटीज जो हैं वो करनी होती हैं। उसके बाद ही वो ये साबित कर पाएंगे कि दैट वी आर दी मैरिड वन। कुछ लोग शादी नहीं करते, सीधा ही लिव इन वाले स्टेटस में चले जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? देखिए, दो लोग, मेल और फीमेल, एक बॉय या गर्ल जो कि मेजर हैं, अनमैरिड हैं, अगर वो कुछ टाइम पीरियड से साथ रह रहे हैं, 2 महीने 3 महीने, ओके, स्टार्ट रहना शुरू किया साथ में, हैविंग रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप, साथ एक किचन में रहना, उठना बैठना, खाना पीना, साथ एज ए हस्बैंड वाइफ हो जो एक लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर रिलेशनशिप। मतलब कोई लड़का लड़की, अपोजिट जेंडर के लोग एक ही घर में किचन और बेडरूम शेयर करते हैं और दे आर हैविंग अ फिजिकल रिलेशन आल्सो। Yes. तो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 2 महीने 3 महीने के बाद उसे वो कह सकते हैं कि वो यार इन लिव इन रिलेशनशिप। ओके, लिव इन रिलेशनशिप में लड़के के क्या अधिकार हैं और लड़की के क्या अधिकार हैं? देखिए, लड़की के अधिकार की अगर आप बात करें तो अब ड्यूरिंग रिलेशनशिप अगर कोई भी आपस में नोकझोंक होती है, लड़के की साइड से कुछ भी क्रूरल्टी या कुछ भी वायलेंस लड़की के लिए होती है, तो लड़की को राइट है कि वो, एक प्रोविजन है डोमेस्टिक वायलेंस का, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, तो उसको वो प्रावधान है कि भाई उस प्रावधान में जाके वो लड़की उस लड़के के अगेंस्ट उसको सू कर सकती है। तो क्या उसको वही सारे अधिकार मिलेंगे जो एक मैरिड वुमेन को मिलते हैं? यस, जो लॉ है वो एक प्रोटेक्शन फॉर वुमेन है, चाहे वो मैरिड है लीगली, चाहे वो लिव इन में है। ओके, तो वो एक प्रावधान एक फीमेल के लिए है कि अगर आपको कोई भी उस रिलेशनशिप से प्रॉब्लम होती है तो आपका राइट है कि आप उसके लिए उसको सू कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने बोला कि दोनों में अगर साथ रह रहे हैं तो लड़की को ये अधिकार है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस उसके ऊपर डाल सकती है और उसको वो सारे अधिकार हैं जो एक मैरिड वुमेन को है अपने हस्बैंड से, वो सेम अधिकार उसको उस व्यक्ति से मिलेंगे। सेम अधिकार की बात नहीं करता हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं वायलेंस की। वायलेंस की बात करते हैं। ड्यूरिंग रिलेशनशिप अगर कोई भी नोकझोंक उनके बीच में होती है या लड़के की तरफ से कोई भी वायलेंस लड़की को होती है, तो लड़की को ये राइट है कि वो थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट में अगेंस्ट उसके जाके केस फाइल कर सकती है। कोई भी लड़का लड़की किसी को भी जाके कह दे कि हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं, उसको प्रूव कैसे किया जाएगा? देखिए, आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, आजकल जो कपल्स हैं वो एक रिटन एग्रीमेंट की बात करूं या एक अंडरस्टैंडिंग की बात करूं, उसमें भी ज़्यादा बिलीव करना शुरू कर दिया। एमओयू जिसको बोलते हैं, आजकल एमओयू को थ्रू भी लोग लिव इन में जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि रहने को तो आप विदाउट एमओयू विदाउट एग्रीमेंट भी रह सकते हैं, बट बेसिकली ये जो रिलेशनशिप है डिपेंड्स अपॉन दी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ दी पार्टीज। ठीक है। अगर वो रिलेशनशिप है, अगर नहीं चलनी तो वो फिर आपके एग्रीमेंट बनने के बाद भी नहीं चलनी, और अगर वो चलनी होगी तो विदाउट एग्रीमेंट भी चल जाएगी। एग्रीमेंट की अगर बात करें तो एग्रीमेंट कोई एक ऐसा बाउंड करने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप उससे बंध गए हैं। ये एक आपस के अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, हम इस एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हैं। देखिए, जब रिश्ते अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो सब चीज़ अच्छी लगती है। यस। लेकिन जब हमारा समाज ऐसे किसी भी रिलेशन के बीच में आ जाता है तो उसी रिलेशन के अधिकारों को मिसयूज करने के लिए प्रेरित किया जाता है या एक दूसरे के प्रति खुंदक आ जाती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि उस तरह की किसी प्रॉब्लम से आदमी बच सके, कि अगर नहीं है तो आदमी आराम से लिव इन रिलेशनशिप, वो अगर बाहर आना चाहे तो आराम से बाहर आ सके? ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है आपकी अंडरस्टैंडिंग आपस की दो लोगों की। अगर आप एक लिव इन में रहे या जाना चाह रहे हो तो ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड करता है आपकी। भले ही आपको कोई भी मिसगाइड करे, अगर आपको फेथ, सबसे बड़ा सवाल आता है फेथ का। अगर आप दोनों के बीच में फेथ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ये रिलेशनशिप आगे चल पाएगा। आप किसी के कहने से, सामने वाले के ऊपर एलिगेशन लगा के या उसको किसी झूठे केस में फंसाने की कोशिश करें तो ये चीज़ आगे भी चल के प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी, बट इसका अल्टीमेटली जो क्रक्स या जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो कोई फेवरेबल नहीं करेगा आपको। अगर कोई व्यक्ति बाहर आना चाहे, मैं लिव इन रिलेशनशिप में हूँ और मैं नहीं चाह रहा कि मैं इस रिलेशन को कंटिन्यू करूँ, तो उस सर्टिफिकेट को या उस एग्रीमेंट को
हम ग्राउंड बना सकते हैं रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए? दूसरा, क्या बाउंड कर सकता है कि तू इस रिलेशनशिप से अब बाहर नहीं निकल सकता, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। आप उसको सिंपली आप कह भी सकते हैं कि भाई अब मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है तो मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ। आप वो आपकी चॉइस है कि आप उसको रिटर्न में एक लीगल नोटिस के तौर पे एक इंटीमेशन भी दे सकते हैं। तो नोटिस देने का प्रावधान है? आपकी चॉइस है, आप ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने रिटर्न में कोई एमओयू एक बनाया है अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, तो आप रिटर्न में एक इंटीमेशन दे भी सकते हैं। आप उसको मैसेज भी कर सकते हैं, आप उसको मेल भी कर सकते हैं एक इंटीमेशन के तौर पे कि भाई मैं इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए फिजिकल किचन हम लोग सब कुछ साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और इस बीच लड़की कंसीव कर जाती है जी जी, और लड़के की मर्जी के बिना उस बच्चे को रखना चाहती है जी, तो क्या उस बच्चे के अधिकार हैं या नहीं है? देखिए, ड्यूरिंग रिलेशनशिप लिव इन की आप बात कर रहे थे, और उसमें अगर लड़की कंसीव करती है, बच्चा होता है, उस बच्चे के राइट्स बिल्कुल हैं। बच्चा इन फ्यूचर अगर जो उसका फादर रहा, एक्चुअली बच्चा फॉल करेगा एक इलेजिटिमेट कैटेगरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो लीगली एक वेडेड जो आप उनकी मैरिज हुई उस वेडलॉक से नहीं बच्चा पैदा हुआ, ये रिलेशनशिप से बच्चा आया, बट है बच्चा उनका। सो बीइंग अ फादर और बीइंग अ सन और डॉटर, उसका राइट बनता है कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में भी अधिकार रहेगा उसका, प्लस इन फ्यूचर कोई भी मेंटेनेंस का अगर क्लेम वो चाहे बच्चे के लिए, तो बच्चा क्लेम अपने पेरेंट्स फादर से कर सकता है। ठीक है। ये बात हो गई ब्लड लाइन की। जी अगर ब्लड लाइन सेम है तो उसका अधिकार बनता है। जी अगर ब्लड लाइन उसे लगता है कि ब्लड लाइन सेम नहीं है जी, तो देखिए उसके लिए तो फिर मेडिकल आपके पास प्रोविजन है मेडिकल के, कि आप बोलेंगे कि भाई डीएनए टेस्ट कराया जाए या कोई और मेडिकल ऐसा टेस्ट कराया जाए जिससे ये साबित हो कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अगर आप उस बच्चे को ऑब्जेक्ट करते हैं कि भाई ये मेरी रिलेशनशिप से बच्चा नहीं हुआ है, वो एक लेटर स्टेज है उस चीज़ के लिए, या फिर आपको दूसरा एक मतलब अडॉप्ट करना पड़ेगा प्रोसीजर। ठीक है। मान लीजिए कि ये प्रूव नहीं होता है तो? अगर ये प्रूव नहीं होता कि डीएनए किसका है, तो ऑब्वियसली अगर आप खुद ही एडमिट किया है, आपने एक रिटर्न एमओयू के थ्रू या एग्रीमेंट के थ्रू कि आप रिलेशनशिप में गए हो और आप रिलेशनशिप भी मान रहे हो कि आपके बीच में फिजिकली हुआ, तो ऑब्वियसली फिर आपको ये भी अडॉप्ट करना पड़ेगा कि बच्चा भी आप ही का है। नहीं, अगर बच्चा मेडिकली ये प्रूव होता है कि आपका नहीं है तो? मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा आपको ये पता लगता है कि ये एज पर द रिपोर्ट्स ये जो डीएनए आपसे मैच नहीं करता, तो फिर आपके पास राइट है कि हाँ ये रिलेशनशिप किसी और के साथ भी कहीं और इन्वॉल्व है, तो बच्चा आपका नहीं है। तो इसके लिए आपको मेडिकल प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा। फिर